नमस्कार, डीडी न्यूज पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर दास। जम्मू कश्मीर इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। जम्मू कश्मीर इस वक्त जिस बुरी स्थिति में आप बिल्कुल वाकिफ हैं, लगातार आप राज्य का दौरा भी कर रहे हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ भी वहाँ मौजूद थे। इस वक्त क्या ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पे? अब देखिए, धीरे धीरे थोड़ी सी परिस्थिति में सुधार हो रहा है, परंतु इतनी बड़ी मात्रा में आपदा होगी शायद वहाँ के लोगों को इस बात का अनुमान नहीं था, कल्पना नहीं थी, और इस कारण उस प्रकार की तैयारी भी नहीं थी। और जितनी तीव्र गति से ये सारा घटनाक्रम चला है, उसके कारण भी शायद लोगों को मानसिक तौर पर भी एक वेदना का अनुभव हुआ। और बहुत से लोग जो वहाँ चाहे भ्रमण की खातिर गए थे या किसी और कारण से घाटी के प्रवास पर थे, उनके रिश्तेदार देश के दूसरे हिस्सों में हैं, उनको भी काफ़ी चिंता हुई है। और मैं समझता हूँ कि अब आपने ये अवसर दिया है तो आपके माध्यम से उनको भी अपील की जाए कि चिंता तो स्वाभाविक है, परंतु अनावश्यक चिंता भी ना करें, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में रिलीफ ऑपरेशंस वहाँ पर इस समय चल रहे हैं और किसी को भी किसी प्रकार की शारीरिक हानि होने की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। धीरे धीरे सबको वहाँ से निकालने की प्रक्रिया भी जारी है। कुछ लोग, यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था। आपदा के तुरंत बाद गृह मंत्री के साथ आप गए थे, प्रधानमंत्री ने भी फौरी तौर पे दौरा किया था। किस तरह की मदद केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर दी जा रही है? मैं समझता हूं कि और प्रदेश के लोग भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि केंद्र की ओर से कोई सीमा बंद मदद नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है, भरपूर मदद दी जा रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही, और उससे पहले आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी अपने प्रवास के दौरान यही बात वहाँ पर सब लोगों के आगे रखी, वहाँ प्रदेश प्रशासन के आगे भी रखी कि जिस प्रकार की सहायता भी चाहिए होगी और जितनी भी मात्रा में चाहिए होगी वो नई दिल्ली की ओर से उपलब्ध रहेगी, उसमें कोई बंदिश नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र ने इस प्रकार बढ़ चढ़ करके, कहा जाता था कि साहब नेचुरल कैलेमिटी घोषित कर दिया जाए इत्यादि इत्यादि, परंतु नेशनल कैलेमिटी के अंतर्गत भी जिस प्रकार की सहायता उपलब्ध की जाती है उससे कहीं अधिक सहायता इस समय केंद्र की ओर से उपलब्ध है, गृह मंत्रालय की ओर से, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की ओर से, और विशेषकर क्योंकि अन्यथा ये अन्याय होगा, सेना दलों का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का हमें विशेष इस बारे में सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा भी, लेकिन एक चीज ये भी आ रही है कि जिस तरह से केंद्र ने तत्परता दिखाई, विपक्ष के दलों ने भी सराहा, प्रधानमंत्री जी ने खासतौर पे जो कदम उठाए हैं। ये अच्छी बात है, और इससे मेरे ख्याल ये बात प्रमाणित हो जाती है कि जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है, अच्छी नीति के साथ किया जाता है, अच्छी नीयत के साथ किया जाता है और समय पर किया जाता है, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हुआ, उसकी सराहना हर दिशा से, हर ओर से होना स्वाभाविक रहता है। उसकी कोई और टिप्पणी हो, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन एक जो मुश्किल आ रही है, जो बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही है, सेना हो, BSNL हो, या तमाम तरह की एजेंसीज काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो पा रहा है? बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, बल्कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सबसे पहले सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, BSF वो एक्शन में आए और बहुत बड़ी मात्रा में एक्शन में आए। और मैं समझता हूँ कि अब तो चूंकि हम इस आपदा से गुजर रहे हैं और सब इस बात की चिंता में और सबका ध्यान भी उसी ओर है, लेकिन समय बीतने के बाद इस बात का एहसास होगा और विश्व इस बात को देखेगा, सराहेगा कि भारत के सेना दल और भारतीय आर्मी ना केवल सीमाओं पर दुश्मन के साथ लड़ने की क्षमता रखती है, बल्कि देश के अंदर भी किसी भी प्रकार की आपदा हो उसको भी वॉर फुटिंग पर लड़ने की क्षमता मेरे ख्याल से विश्व के किसी भी और देश की सेना की तुलना में अधिक रखती है। और प्रदेश जम्मू कश्मीर के एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते मैं समझता हूँ, मुझे अधिकार है ये बात कहने का कि प्रदेश की सारी जनता, भले ही उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हों, राजनीतिक किसी भी दल या संगठन से संबंध हो, कोई भी मजहब हो, धर्म हो, जात हो, क्षेत्र हो, सब के सब इस बात को स्वीकार रहे हैं कि इस समय
जिस प्रकार की भूमिका आर्मी ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने निभाई है, ये अभूतपूर्व है। इसकी विश्व में कोई मिसाल नहीं, कोई उदाहरण नहीं, और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे समय तक आने वाले वक्त में प्रदेश की जनता इस भूमिका के लिए ऋणी रहने वाली है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हमारे साथ भी लोग जो बात कर रहे हैं वो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो रोल है उसकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे जो हालात है, कम्युनिकेशन लाइंस का बहुत महत्व बढ़ जाता है, वो ठप पड़े हुए थे, तो कब तक उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह से उस हालात को सुधार? वो विडंबना ये है कि अब जैसे हम जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर पधारे थे और एक दिन के प्रवास पर थे, तो उस दिन भी कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे थे। परंतु उसमें दिक्कत ये आई है कि चूँकि बहुत जल्द बारिश भी हुई, बाढ़ भी आया, पानी भी भर आया और बिजली कट गई, और कहीं कहीं जहाँ बिजली स्वयं नहीं कटी थी, लोगों ने स्वयं उसको काट दिया, इस आशंका के साथ कि कहीं शॉर्ट सर्किट इत्यादि जैसी दुर्घटना ना हो जाए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो टावर्स की बैकअप बैटरीज थीं, मोबाइल टावर्स की, वो हरकत में आई। परंतु जैसा कि आप समझते हैं कि बैटरी का भी एक समय रहता है अवधि, जब तक वो काम कर सकती है, तो वो भी डाउन हो गई। तो धीरे धीरे टावर्स बैठ गए, मोबाइल फ़ोन बंद हो गए। फिर हमारे पास साधन रहा तो मात्र वायरलेस का, जो कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस फिर से उन प्रशंसा के हकदार हैं, वो अब वो काम में आए। परंतु इतनी तेजी से बाढ़ आई और लगातार 30, 35, 40 घंटे तक वर्षा निरंतर चलती रही कि कहीं कहीं वायरलेस की मशीनों के अंदर भी पानी घुसने लगा। तो धीरे धीरे वायरलेस भी बैठ गए, और जो मोबाइल विभाग के जो अधिकारी थे या जो उनके कर्मी थे, कर्मचारी थे, वो स्वयं फंस गए जहाँ जहाँ वो बैठे थे। कोई घर में था तो घर में बैठ गया, कोई होटल में था तो होटल में फंस गया, तो वो भी बाहर आकर के रिपेयर वर्क में अपने आप को शामिल करने में असमर्थ थे। तो उस कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। परंतु कल से दिल्ली से BSNL की विशेष टीम्स वहाँ पर श्रीनगर पहुँचा दी गई हैं, इक्विपमेंट भी पहुँचाया गया है, और कल शाम से ही फेज्ड मैनर में मोबाइल सर्विसेज किसी किसी भाग में आरंभ हो गई हैं। सभी पूरी घाटी में तो नहीं हुई। जम्मू में मोबाइल की स्थिति लगभग सामान्य है, कश्मीर घाटी में इसकी विशेष समस्या का सामना है। फेज्ड मैनर में कहीं कहीं हिस्सों में जहां टावर रिपेयर हो गए वहां ये शुरू हो गया है। अब जब टावर रिपेयर हो जाएंगे, सिग्नल चालू हो जाएगा, तो फिर ये भी दुविधा आने वाली है कि जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स हैं उनके मोबाइल की बैटरीज भी बैठ गई हैं, उन्हें भी कोई पावर का सोर्स चाहिए होगा अपनी बैटरी, अपने सेल को चार्ज करने के लिए। और इस कारण मैं समझता हूँ कि शाम तक या कल सुबह तक काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे खुल जाएंगे। और इसीलिए आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सब्र रखें। होता क्या है कि जब किसी को मोबाइल फ़ोन पर अपने रिश्तेदार से बात करने का अवसर नहीं मिलता तो वो चिंतित हो जाता है और तरह तरह की बातों का अनुमान लगाना आरंभ कर देता है कि ना मालूम क्या हो रहा होगा, किस हालत में होंगे मेरे परिजन। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, सब सुरक्षित है। जी बिल्कुल, इसी संदर्भ में ये, क्योंकि परिजनों से कई लोगों की बात नहीं हो पा रही है, हजारों की संख्या में लोग रेस्क्यू हुए हैं, करीब 50,000 से ज़्यादा लोग अब तक रेस्क्यू हो चुके हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। एक प्रक्रिया भारत सरकार ने आरंभ की थी कि जो जो रेस्क्यू होते जाएं उनके नामों की सूची प्रकाशित कर दी जाए या नेट पर चढ़ा दी जाए या टेलीविजन में। जी हाँ, अब उसमें भी क्या हो रहा है कि चूंकि एक साधारण व्यक्ति की मानसिकता इस प्रकार की होती है और ये मुसीबत की घड़ी और सब अपने परिवार परिजनों के लिए चिंतित है, तो जब वो सूची जारी होती है और मान लीजिए किसी का व्यक्ति का नाम उसमें नहीं होता तो उसके रिश्तेदार चिंतित हो जाते हैं। दिल्ली में बैठे हुए, गुजरात में बैठे हुए, पश्चिम बंगाल में बैठे हुए, और वो हम फ़ोन करना हमें आरंभ कर देते हैं कि साहब देखिए वो सूची तो आई, लेकिन हमारे पिताजी वहाँ गए हुए थे, हमारे भाई गए हुए थे वहाँ पर, हमारा परिवार गया था, हमारे बच्चे गए थे, उनका नाम नहीं है। तो हम उनको भी आपके माध्यम से ये समझाने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि सूची में नाम होने का अर्थ ये नहीं होता कि उनको रेस्क्यू नहीं किया गया अथवा वो सुरक्षित नहीं है या उन्हें कोई शारीरिक हानि पहुंची है। वो केवल मात्र इतना उसका अर्थ निकाला जाए कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो लोग निकाले गए हैं और जिस एजेंसी के द्वारा निकाले गए हैं, मान लीजिए आर्मी या पैरामिलिट्री, उन्होंने अपनी सूची बनाई, वो उस सूची में
उनका नाम सामने आता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे लोग किसी प्रकार की शारीरिक हानि से पीड़ित हैं। तो धीरे धीरे सब लोग निकल आ रहे हैं और ये भी संभव है कि बहुत से लोगों के नाम प्रकाशित ना हुए हों और वो निकल आए हों, क्योंकि निकालने की प्रक्रिया निरंतर जारी है और हर प्रकार के साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं। कहीं एक और आर्मी और पैरामिलिट्री है, कहीं एनडीआरएफ है, कहीं प्राइवेट एजेंसीज भी इस समय सक्रिय हो गई हैं, बहुत सी वॉलंटरी एजेंसीज भी सामने हरकत में आ रही हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बच चुके होंगे या निकल आए होंगे और हो सकता है कि घाटी से बाहर निकल करके जम्मू अथवा दिल्ली तक भी पहुंच गए हों, परंतु उनका किसी सूची में नाम ना हो। तो इसलिए सूची में नाम है तो बहुत एक तसल्ली की बात है, परंतु सूची में नाम नहीं होना कोई अनावश्यक चिंता का कारण हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार की जो कोशिश है, आर्मी ने भी कहा है कि जब तक एक एक लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाते हैं सेना बैरक में नहीं लौटेगी। तो आप इस तरह का आश्वासन आप भारत की जनता को दे रहे? बिल्कुल, और आपके माध्यम से मैं समझता हूं कि अब जबकि दूसरे चैनल्स और दूसरे कम्युनिकेशन लिंक्स उस प्रकार से अपना भूमिका निभाने में असमर्थ है, तो दूरदर्शन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है, कई ऐसे इलाके हैं, ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर दूरदर्शन के अतिरिक्त और कोई माध्यम ही नहीं है संचार का, ब्रॉडकास्टिंग का और सूचना का। और आपके द्वारा यदि ये बात पहुंचेगी तो निश्चय ही लोगों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी। और मैं ये ईमानदारी के साथ उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सब लोग, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सुरक्षित हैं। ये और बात है कि 2-4 दिन 2-4 रोज़ हम उनसे बात करने में असमर्थ रहें, असफल रहें, उसके अनेकों कारण हैं। परंतु चूंकि शायद पिछले गत कुछ वर्षों में ये मोबाइल का दौर जब से आया तो हम आदी हो गए थे अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से दिन में 4-4, 5-5 बार बात करना, कई बार बिना कारण के भी बात करते रहते। तो इसलिए हमें 4 दिन बात ना हो तो लगता है कि ना मालूम क्या हो गया, परंतु पुराने ज़माने में कई दिन गुजर जाते थे। जब तक ये तसल्ली कायम है कि वो सुरक्षित हैं, उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं हुई है, मैं समझता हूँ कि सब लोगों को चाहिए कि इस रिलीफ के कार्य में वो सहयोग दें, क्योंकि अन्यथा इस चिंता की मानसिकता से वो अपना सहयोग भी पूरी प्रकार भली भांति नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये थे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक एक एक व्यक्ति तक राहत और बचाव पहुंच नहीं जाता है तब तक भारत सरकार चैन से नहीं बैठेगी, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन और तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो मुहैया कराने के लिए कोशिश की जाएगी।